जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम जेई 2019 एडवांस का जो पेपर था उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। पहले हम ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, पेपर वन पेपर टू को कंबाइन कर लेते हैं एनालिसिस। फिर मैं आपको इस वाले के अंदर वन बाय वन सवाल भी आपको दिखाऊंगा और अपने देखेंगे सवालों के अंदर भी सवाल का लेवल क्या था, किस अप्रोच से ये सवाल होना चाहिए था, और ये फर्स्ट राउंड में करने लायक था या बाद में करने लायक था, या फिर करना था या फिर छोड़ना था, इजी था, मीडियम था, टफ था, उन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले अगर आप पेपर मतलब आप दे चुके हैं तभी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने पेपर नहीं दिया है 2019 का, तब आप इसको पहले आप पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर आप उसको दीजिएगा ना। तो ये मतलब सबसे पहले देखते हैं। तो अगर आप देखें 2019 में जो पेपर था वो आपके पास में अच्छे लेवल का था। जेईई का एडवांस का जो पेपर था वो अच्छा था, मतलब हर एक सब्जेक्ट में अच्छा था। ऐसा नहीं है कोई एक सब्जेक्ट की बात करें, सब में पेपर अच्छा था। मतलब डिफिकल्टी कैटेगरी पेपर, उस टाइम के पेपर को आप अच्छे लेवल का पेपर आप बोल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं था हलवा पेपर आ गया हो जेईई एडवांस का इस बार। तो इसमें आपके पास है पेपर वन और पेपर टू, दोनों के अंदर आपके पास में इक्वल प्रॉब्लम थे। पेपर वन के अंदर भी आपके पास में 18 क्वेश्चंस थे, और अगर आप बात करेंगे पेपर टू की तो इसके अंदर भी आपके पास में 18 क्वेश्चंस थे। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। तो दोनों में बराबर बराबर आपके पास में सवाल थे, और हर एक सब्जेक्ट आपके पास में 62 मार्क्स का था। एक मतलब एक सब्जेक्ट पेपर वन फिजिक्स था आपके पास 62, इसी हिसाब से टोटल आपके पास में जो पेपर था दोनों मिला के वो था 372 मार्क्स का। फिर अगर आप बात करें कि 11th का पोर्शन कितना था, 12th का पोर्शन कितना था, 11th से आपके पास में ओवरऑल अगर आप ऑब्जर्व करें 50% 11th का था, और 12th भी आपके पास में 50% था। ठीक, मोस्टली यही देखते हैं कि 12th का परसेंट थोड़ा ज्यादा रहता है आपके पास में। इस वाले पेपर में बराबर था आपके पास में 11th और 12th का परसेंटेज बराबर था। अभी आज का ट्रेंड दिख रहा है, अभी मैकेनिक्स वाले पार्ट से सवाल पूछ ले रहा है आज का ज्यादा, इसकी वजह से 11th का वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है आपके पास। तो फिर अगर आप मार्क्स की बात करें तो इक्वली मार्क्स भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे आपके पास में। अच्छा, अगर आप बात करें भाई इजी कितना था, टफ कितना था, तो अगर आप देखें दोनों पेपर्स का मिला के जो इजी प्रॉब्लम्स थे आपके पास में वो फिजिक्स में थे 4, टोटल 4 ही प्रॉब्लम इजी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब डिफिकल्ट पेपर की ये निशानी में इजी कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ 4 सवाल मिले दोनों पेपर से मिला के। मीडियम की अगर आप बात करेंगे बच्चों तो मीडियम आपके पास में 18 सवाल थे जो मीडियम थे, और डिफिकल्ट की अगर आप बात करेंगे तो ये आपके पास में 14 प्रॉब्लम्स थे जो डिफिकल्ट थे। तो पेपर ओवरऑल आपके पास में टफ था। कट ऑफ भी आपके पास में 30% के आसपास था, 30% 35% के आसपास था। अगर आपको कैटेगरी बेनिफिट है तो उसकी वैल्यू और कम हो जाती थी। पेपर की अगर आप रेटिंग की बात करें तो फिजिक्स वाज डिफिकल्ट। फिजिक्स आपके पास में डिफिकल्ट काउंट हुआ था, बिकॉज इतने सारे सवाल जब आपके पास में इस कैटेगरी में आ गए, ये मतलब मीडियम और डिफिकल्टी कैटेगरी मोस्टली प्रॉब्लम से, पेपर तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होना ही था। पेपर डिफिकल्ट काउंट हुआ, और उसमें मैथ्स भी डिफिकल्ट था आपके पास में, केमिस्ट्री थोड़ा सा आसान था उस ईयर के अंदर, और आपके पास से फिजिक्स भी डिफिकल्ट था। तो मैथ तो फिजिक्स दोनों डिफिकल्ट थे, और केमिस्ट्री थोड़ा आसान था इस वाले के अंदर। इसीलिए अगर आपके तीनों सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है तो मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट का पेपर इजी आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए आपका केमिस्ट्री वीक है और इस पेपर के अंदर आपका फिजिक्स और मैथ दोनों डिफिकल्ट आ गए, केमिस्ट्री आपका इजी था पर आपको केमिस्ट्री पे कमांड नहीं, दिक्कत है। इस वजह से बोलते हैं भी आपके तीनों सब्जेक्ट अगर पैरेलली रहेंगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आती, आप इजीली आगे प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब सवालों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप देखें बच्चों की वेटेज अगर आप चेक करें भी किसमें कितना कितना वेटेज था, तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट था, उससे आपके पास टोटल 8 प्रॉब्लम्स थे, और ये ओवरऑल 23.39% था। मेरी बात समझ में आ रही है? 8 सवाल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पार्ट थे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके ईएमआई तक आपके पास में एसी तक की उसने बात कर ली। फिर अगर आप बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपके पास में 6 क्वेश्चंस थे, और ये 16.13% कवर कर रहा था आपके पास में। फिर अगर आप बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स का अच्छा परसेंटेज था बच्चों। मैं बोल अभी ये ट्रेंड चल गया, मैकेनिक्स से अच्छे खासे सवाल पूछ लेता है आपके पास। तो 9 क्वेश्चंस थे आपके पास में, और ये 25% कवर कर रहा था। तो मैकेनिक्स अच्छा खासा पूछ लिया था इसने। और फिर अगर आप बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स से आपके पास में 4 सवाल थे। ये मॉडर्न फिजिक्स मतलब बढ़िया से छोटा सा चैप्टर है, और मतलब मैकेनिक्स का एक चैप्टर अगर आप सेंटर ऑफ मास देखें इतने में मॉडर्न फिजिक्स दोनों चैप्टर कवर किए जा सकते हैं। तो ये इसके 4 सवाल थे आपके पास में, और ये 10% 11% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा था। अगर आप बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स के आपके पास में 5 क्वेश्चन थे। मैं दोनों पेपर्स का मिला के आपको बता रहा हूं ना, 5 क्वेश्चन थे आपके पास में, और अगेन ये
0.52% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑप्टिक्स आपके पास में अच्छा पूछ लिया, ऑप्टिक्स से अच्छे खास सवाल थे, 5 सवाल बहुत होते हैं आपके पास। एसएचएम वेव की अगर आप बात करेंगे, एसएचएम एंड वेव, इसके आपके पास में 4 सवाल थे और ये 10.48% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जेई में ऐसा रहता है कि आपको जितनी चीजें बढ़िया रहेगी उतना फायदा रहता है, बिकॉज उसमें फिक्स पैटर्न नहीं है। भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छा खासा पूछे था, मैकेनिक्स से अच्छा खासा पूछ लेते हैं। ये 2 कोर ब्रांच हो गई आपके पास में। इसके अलावा हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ये मतलब मोस्टली में आपको जो छोटी चीजें हैं और बढ़िया से हो जाती है वो एक तो ये ऑप्टिक्स बढ़िया ढंग से आप कर सकते हैं, छोटा चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स आप ढंग से कर सकते हैं, हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स ढंग से कर सकते हैं। ये सब छोटे हैं, मतलब ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, ये छोटे हैं। और इसके अंदर एसएचएम और वेव वाला पार्ट भी आपको इसमें लेंथी दी है, तो ये तो कम लेंथी वाले पार्ट है। अब ये वाले लेंथी वाले पार्ट है, इसमें लेंथी है, इसमें से कौन कौन चैप्टर कर लीजिए, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लीजिए आप, और आप करंट कर लीजिए, आप कैपेसिटर पे टिक्का छोड़ दीजिए, आप मैग्नेटिज्म कर लीजिए। तो अगर आप ये 3 देखते, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कितने आए आपके पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक से थे बच्चों 3 सवाल, करंट से था 1 सवाल, तो 4 सवाल हो गए। और मैग्नेटिज्म की अगर आप बात करें तो एक आधा सवाल उससे रहा होगा आपके पास में, तो 4-5 सवाल आपके पास में इससे कवर हो जाते हैं। ये 3 चैप्टर आपके इजी हैं। मैकेनिक्स के अंदर अगर आप बात करें तो मैकेनिक्स तो यार खेल है, मतलब जितना ज्यादा आप जानते हैं उतना ही ठीक है। अब मैकेनिक्स मतलब हर एक आदमी को मैकेनिक्स आती तो है, किसी को अच्छी किसी की बेकार होती है, वो बात अलग है, पर कुछ पार्ट तो आता ही है आपको। तो मैकेनिक्स में अगर आप देखें तो 1-2 सवाल आप यहाँ से उठाएं, तो मतलब आप ब्रांच वाइज देख सकते हैं कि हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ढंग से 6 सवाल जाना, 6 सवाल भाई 16% अच्छी खासी बात है आपके पास में, क्लियर। तो ये आपके पास में ओवरऑल व्यू था। अब आइए थोड़ा सवालों के पैटर्न को देखते हैं कि किस तरीके का सवालों का पैटर्न था। बच्चों अगर आप टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें 3 वैरायटी के सवाल आपके पास में आए थे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपके पास में सवाल थे दैट इज सिंगल ऑप्शन करेक्ट पूछे गए थे। इसमें पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, अभी पेपर 1 पे आगे यूनिक, इससे पहले हमने ओवरऑल एनालिसिस किया था, पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप देखेंगे सिंगल ऑप्शन करेक्ट, तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट के बच्चों आपके पास में 4 सवाल थे और जो मार्किंग स्कीम था वो +3 और -1। सिंगल ऑप्शन करेक्ट के 4 सवाल थे और सिंगल ऑप्शन करेक्ट बच्चों को थोड़े से भाते हैं, बिकॉज में एक ही आंसर सही होता है तो लोगों को उससे हेल्प रहती है थोड़ी सी। फिर अगर आप नेक्स्ट देखें तो आपके पास है मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्किंग स्कीम था दैट इज +4 और -1 और पार्शियल मार्किंग आपके पास में थी। पार्शियल मार्किंग आप समझते हैं ना, मान लीजिए A, B, C करेक्ट आंसर हैं, तो अगर आपने सबके सब किए तो +4, अगर आपने सिर्फ A, B मार्क किया तो सिर्फ +2, अगर एक ही सही मार्क किया तो +1। पार्शियल मार्किंग आपके पास में थी यहाँ पे। तो जब भी आप मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट करें तो आप पूरा सवाल पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा हेल्प रहती है, आपको समझ में आ जाए इसको अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर अगर आप देख रहे थे जो थर्ड कैटेगरी थी वो आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू वाले आंसर थे, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये अप टू 2 डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल तक। तो ये थोड़ा सा भी नया ट्रेंड चला है आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू वाला अप टू 2 डेसिमल। तो इसमें लिया क्या, जब आप कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस ऐसे रखिए कि आप आंसर पूरे डेसिमल तक जाए। अभी तक क्या अगर इंटीजर तक नहीं आता हम अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि जेई कैसे डिफिकल्ट बनाएगा ना पेपर को। अब ये सवाल तो सारे पुराने हो गए, सवाल तो दिखने वाले हो गए, तो सवालों में ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखता है। तो इस हिसाब से मतलब ये सब पैटर्न लगा के पेपर को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है कि अप टू 2 डेसिमल आपको आंसर लिखना है। और 2 डेसिमल लिखते वक्त बहुत दिक्कत है, जैसे मान लीजिए आपका आंसर आया 4.73, आपने बोल दिया मार्क ये सही कर दिया, पर आपको दिखा कि वहां पे दिया हुआ था 4.74 आंसर की के अंदर, आपका ये आया और आंसर की के अंदर ये गिवन था। क्यों, आपने क्या गलती की, आपने अगर अप टू 2 डेसिमल चाहिए तो सोल्व अप टू 3 डेसिमल करना चाहिए। तो क्या पता ये आंसर ऐसा आ रहा था सोल्व करके, तब आप यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये बनेगा। तो इसलिए जब अप टू 2 डेसिमल पूछा जाए तो हमें सोल्व कहां तक करना चाहिए, अप टू 3 डेसिमल। इसलिए जो मार्किंग स्कीम थी वो आपके पास में +3 और 0 थी, क्लियर। अब इसमें क्या नहीं, इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपने जो किया है वो सही है, क्योंकि इससे पहले इंटीजर टाइप रहा करते थे, उसमें ठीक है आंसर इंटीजर में आ गया तो चमक जाता था, नहीं आता था फिर दिक्कत होती थी, मतलब फिर पता लग जाता भी हम कुछ गलती कर रहे हैं। पर यहाँ पे वो नहीं है, आंसर कुछ भी आएगा सबके सब मार्क किए जा सकते हैं, तो लोगों को क्लियर समझ में नहीं आता भी हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो ये बच्चों आपके पास में प्रॉब्लम्स का टाइप था पेपर 1 के अंदर। अब आइए अपने 1 बाय 1 हर एक प्रॉब्लम को थोड़ा देखते हैं, उसमें देखते हैं भी क्या कंसेप्ट से आपके पास में और उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था। बच्चों आइए अब अपने 1 बाय 1 सब सवालों को थोड़ा देख लेते हैं। और ये जो पेपर हमने जो उठाया है वो आपके जेईई एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर के पेपर है, वहाँ से हमने
हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंगल ऑप्शन करेक्ट में। तो सबसे पहला जो सवाल था आपके पास में सिंगल ऑप्शन करेक्ट में, अब इस सवाल में क्या बोला गया, कंसीडर स्फेरिकल गैसेस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी इन द फ्री स्पेस, वो गिवन है, रेडियल डिस्टेंस को आर बोला है, और काइनेटिक एनर्जी के है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और नंबर डेंसिटी भी गिवन है। अब बच्चों इसने क्या किया कि जो सैटेलाइट वाला मोशन था उसे बहुत सारे सैटेलाइट्स इवॉल्व करवा दिए। जो सैटेलाइट वाला मोशन हमने पढ़ा उस तरीके से सिमेट्रिक था आपके पास, पर बहुत सारे थे ये आपके पास में। तो ये सवाल आपके उसमें क्रिएटिव था, मतलब क्रिएटिव था साथ में, और साथ में डिफिकल्ट एक कैटेगरी में था ये सवाल, बिकॉज हवा ही नहीं लगी एक बार तब पढ़ के बोलना क्या चाह रहा है आप। तो अगर आपने सही ढंग से सवाल को जब पढ़ा होगा, देखा होगा, तब जाके आप बोलेगा अच्छा हाँ इस तरीके से यूज करना था। फिर भी आप उतना इंप्लीमेंट कर पाए ना कर पाए तो दिक्कत, एक एवरेज बच्चे के लिए इस सवाल में बहुत स्ट्रगल था, वो दिक्कत होती है इसको करने में। और आपने पहले ही देख लिया भाई इसमें इजी सवाल बहुत कम थे, तो आपको मोस्टली सवाल में डिफिकल्ट दिखाई देंगे। ये वाला सवाल जो था आपके पास में वो डिफिकल्टी कैटेगरी से नया सवाल था, मतलब ऐसे कोई सवाल हमने देखे नहीं होते, मतलब नोट्स में मॉड्यूल में कहीं भी ऐसा सवाल नहीं देखे, कंप्लीटली नया बनाया गया सवाल, और सवाल की लैंग्वेज इतनी पजलिंग थी कि वो दिक्कत कर सकती थी। फिर बच्चों अगर आप सेकंड प्रॉब्लम की बात करें, सेकंड प्रॉब्लम की बात तो करें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की ये बात कर रहा है। इसने क्या बोला गया आपके पास में कि एक थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर, इसके ऐसे कुछ रेडियस बना दिया आपके पास में आर, और इसके ऊपर कुछ चार्ज वगैरह कुछ गिवन है था, और इस सरफेस पे पोटेंशियल था आपके पास में वो कितना था, वी नोट था। अब इसने क्या बोला, ए होल विस एरिया, एक एरिया गिवन है, और अब यार जब इसने एक होल वगैरह कट कर लिया तो कट करने के बाद आप पहले पूरे की वजह से निकालना था, फिर जो पोर्शन उसमें से कट किया उसकी वजह से निकालना था, फिर दोनों का नेट इफेक्ट आपको देखना था। तो ये सवाल आपके पास मीडियम की कैटेगरी में था, मतलब इसको आप डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते और इजी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थी, और ये समझना भी एक सॉलिड फिगर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, फिर इसके से बाहर कैसे आएगा, थोड़ा सा ईजी तो नहीं था ये, पर ये ठीक है। इसको अगर आप तसल्ली से करते, एग्जाम प्रेशर आप नहीं देखते, जैसे पहले सवाल भिड़ते ही डिफिकल्ट मिल गया, फिर ये देख के घबराते तो बात अलग है, पर ये सवाल आपके पास में अप्रोच में था, एक मीडियम बच्चे जैसे नोट्स वगैरह सब देखे हुए होंगे तो वो इसको कर सकता था अगर वो घबराए नहीं तो। फिर बच्चों अपने अगर थर्ड प्रॉब्लम में चले, तो थर्ड प्रॉब्लम आपके पास में मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गया। उसने क्या, टेम्परेचर का एक फंक्शन गिवन है आपको, और हीट कैपेसिटी मैटर की पूछ रखी थी इसने। अब ये आपके पास में मतलब आपको भाई हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड सवाल था आपके पास में, आपको बोला गया कि करंट कैरिंग वायर है और हीट से एक मेटल रॉड, एक करंट कैरिंग वायर है जिसको उससे आप एक मेटल रॉड को गर्म कर रहे हैं, और वो वायर कांस्टेंट पावर दे रही है आपको, टेम्परेचर जिस हिसाब से चेंज हो रहा है वो आपको गिवन है, तो पावर के हिसाब से पावर इज इक्वल टू, जैसे क्यू होता है एम एस डेल्टा थीटा आपके पास में, उसी हिसाब से आप इसको प्रोसीड करते जवाब आ जाता, पर थोड़ा मैथ था आपके पास में, तो इस वजह से ये सवाल ही मीडियम था, ये भी इजी सवाल नहीं था। फिर बच्चों अगर आप फोर्थ प्रॉब्लम के पास में जाएंगे, तो फोर्थ प्रॉब्लम आपके पास में रेडियो एक्टिविटी का प्रॉब्लम था, और ये सवाल मुझे ऐसा लगा भाई हाँ ऐसा सवाल आपने क्लासेज में देखा हुआ होता है, ये सवाल आपके पास में इस तरीके से सवाल क्लास में देखे हुए मिल जाते हैं आपको, कि सिंपल जो आपके पास में डीके की इक्वेशन है वो क्या है, और किस तरीके से वो डीके होगा, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, उन सब की हमने बात की थी। तो ये सवाल आपको क्लास नोट्स में इस तरीके के सवाल आप अप्रोच करते हैं क्लास के अंदर, तो बाकी सबको देखते हुए इजी था, पर अगर पेपर ठीक ठीक लेवल का होता तब भी मीडियम कैटेगरी में होता, पर भाई साहब बाकी सब सवाल ऐसे थे कि आप इसको इजी बोल सकते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग में भिड़ते ही आपको जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट मिले उसमें हलवा कुछ नहीं मिला, सब आपके लिए दिक्कत वाला था, स्ट्रगल वाला था। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ पेपर के अंदर कि ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिले, तो उसमें आपको पेशेंस रखना है, जितने सवाल आप कर पाते हैं उतने करिए, बिकॉज डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं आप ही के लिए डिफिकल्ट है, तो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ को डाउन लेके चले जाएंगे। बच्चों अभी हम देखते हैं मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट प्रॉब्लम्स को। अच्छा बच्चों सबसे पहला जो सवाल था वो फिफ्थ प्रॉब्लम है आपके पास में, और एक कैपिलरी का सवाल है। इसमें क्या बोला गया, एक कैपिलरी के ऊपर दूसरे कैपिलरी को रख दिया, दो कैपिलरी थी आपके पास में, ठीक है, और एक के ऊपर दूसरी कैपिलरी को रखा है। अब ये सवाल आपके पास में नया था, आपने कभी ऐसा नहीं कि भाई एक कैपिलरी के ऊपर दूसरी कैपिलरी रखी, तो ये सवाल नया था। अब इन सबको क्रिएटिव बोलते हैं। अब इसमें अगर आप पेशेंस रखते, आपको अपने आप पे विश्वास होता है भाई हाँ ठीक है, जो बेसिक थे वो हमारे क्लियर हैं, हम अप्रोच कर सकते, तब तो आप सवाल कर देते। सवाल में इसका मुझे यूज नहीं था, बस आपको हाइट्स देखनी थी, तो हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला था कि नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता, आप इजीली सवाल को प्रोसीड करके चले जाते। पर इसमें आपको ये चीज देखना, नई चीज देखे तो घबराना नहीं है। अगर आप उस चीज को देख के घबराए नहीं, आपने अपने बेसिक्स पे विश्वास रखा, आप सवाल को सही ढंग से एनालाइज कर पाए, तो ये सवाल आपसे हो जाता।
पर ये नया था, इस वजह से ये सवाल मीडियम कैटेगरी में हो सकता है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था, अभी देख के आदमी डर सकता है, उस वजह से मीडियम कैटेगरी में सवाल जा सकता है। पर ये सवाल अगर आपको बताया जाता क्लास में, फिर आपको कराया जाता, तो बहुत आसान सवाल था, कुछ नया नहीं था इसके अंदर, बस एक के ऊपर एक नया कैपेबिलिटी रख दी, वो आपको देख के अलग लग रहा है, पर बाकी जो कंसेप्ट था, जो यूज था, वो सबका सेम का सेम था। तब इसमें ये सिर्फ दिखाने के लिए न्यू था, वैसा उसके अंदर नहीं था वैसा कोई कंसेप्ट नया लग जाए, ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर। तो ये सवाल आप कर सकते थे। 6 प्रॉब्लम में अगर आप बच्चों जाएं तो 6 प्रॉब्लम में आपको ऐसे बोल दिया भाई साहब, यहाँ पे ऐसे करके एक वायर है और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ फंक्शन गिवन है, b इज इक्वल टू b नॉट 1 प्लस वाई बाई एल मल्टीप्लाई बीटा के क्या। अब इसके अंदर क्या था, इसमें मैथमेटिक्स था, कंसेप्ट तो वही था आपके पास, दैट इज v, आपके पास में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है क्या आता है, v क्रॉस b डॉट dl, ऐसे आता है ईएमएफ, ऐसे ही आता है। तो बस आपको ये वाला एक्सप्रेशन, आपको जो बेसिक यूज करते थे हम, दैट इज वीबीएल, उसको हमें यूज करना था, आगे बढ़ जाना था, तो आपको जवाब मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये इसमें मैथमेटिक्स थोड़ी ज्यादा थी, इस वजह से ये सवाल थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। तो अगेन ये वाला सवाल आपके पास में मीडियम से डिफिकल्टी कैटेगरी में था, बिकॉज में गणित था आपके पास में। फिर बच्चों अगर आप 7th प्रॉब्लम की बात करें तो 7th प्रॉब्लम आपके पास में आरसी सर्किट का सवाल है। पर इसमें सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 स्विच हैं आपके पास में, फिर एक स्विच को बंद किया, एक को चालू किया, तो कभी ये चार्जिंग बन रहा है, कभी डिस्चार्जिंग बन रहा है, या फिर चार्ज वैरी कर रहा है। तो आरसी सर्किट का अच्छा सवाल था, मतलब ये, मतलब जो इसमें लेवल था सवाल का वो अच्छा था, बिकॉज कैलकुलेशन भी अच्छी खासी है, सर्किट है, तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं था। तो इसको भी आप इजी नहीं बोल सकते, मीडियम भी नहीं बोल सकते, डिफिकल्ट था, बिकॉज गणित है इसके अंदर, गणित आपको यहाँ पे परेशान करे, गणित ने बहुत परेशान किया ना आपको। अब बच्चों अगर आप चले 8th प्रॉब्लम के अंदर, तो 8th प्रॉब्लम आपसे कुछ नहीं भी, आपको सॉलिड सिलेंडर गिवन है, उसके अंदर कुछ सर्कल वर्कल है, इसको सब कुछ काटा है। तो ये आपके पास में गॉस लॉ का सवाल था, E dot ds is equal to q inside by epsilon naught। ये सवाल लेंथी था आपके पास में, मतलब इसमें हर एक चीज को ऑब्जर्व करना, अच्छा अगर ये इसकी रेडियस है तो किस तरीके का जाएगा, कितना चार्ज इनसाइड है, तो लेंथी था सवाल आपके पास में। पर सवाल में ऐसा कुछ नहीं था जो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल सिंपल चीज थी, भाई आपको फ्लक्स बताना, दैट इज q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस आपको देखते रहिए कि आपको जो स्फीयर है वो किस तरीके का बन रहा है। तो ये भी गणित था, ये भी ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री में आपको दिखना चाहिए, अच्छा अगर ऐसा है तो ये इस तरीके की आपके पास में शेप बनेगी, इसके अंदर इतना चार्ज इनसाइड आएगा, बस इतना ही काम आपको करना था। और ये चीज आप देख पाते हैं, मतलब ये वाला पेपर में गणित में कोई मतलब बच्चा डरता नहीं है गणित से, तो उसके लिए सवाल, मतलब इस पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो वो इजीली कर सकता था, ठीक है। पर आप देखिए यहाँ पे भी कुछ हलवा नहीं मिला आपको, हलवा इस पेपर में बहुत ही कम था, बहुत आसान सवाल बहुत ही कम थे आपके पास में। तो जब आसान नहीं होते तो भाई साहब आपको मीडियम को ही आसान बनाना पड़ता है, फिर हमें खुद पे अपने आप पे विश्वास रखें कि हाँ भाई ठीक है, ये चैप्टर हमें पढ़ा हुआ है, चलो इस पर थोड़ा अप्रोच करके देखते हैं। और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में आपके पास पार्शियल मार्किंग भी थी, जब आपको हवा ही नहीं रही चीज़ों की, तब आप देखिए भी कौन सा ऑप्शन आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, बाकी को आप छोड़ दीजिए, ठीक। बच्चों फिर अगर आप 9th प्रॉब्लम में देखें तो 9th प्रॉब्लम में आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, और आपके ऐसे वीटी कर्व आपको दिखाया गया था, ऐसे कुछ वीटी कर्व है। अब इसमें आपसे वर्क डन वगैरह पूछा, हीट पूछा, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज थी आपको वर्क डन की और इन सब चीज़ों की, तो ये सवाल आप कर सकते थे। तो जिस हिसाब का पेपर चल रहा है, हिसाब से इसको इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। मतलब अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स, मतलब आप नोट्स पढ़ के गए थे, जो आपको बताया गया था मॉड्यूल सोल्व कर लो, वो सब किया हुआ था, तो आपको ये वैसा ही देखा हुआ सवाल मिलता है, इसमें कुछ नया नहीं था। ऐसे सवाल आपने नोट्स में और आपके पास जो मॉड्यूल्स वगैरह रहते हैं उस पर सवाल रहते हैं, तो ये सवाल आपसे होना चाहिए था अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के गए थे तो। फिर बच्चों अगर आप 10th प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें आपने लेंस की बात कर ली, भाई साहब 2 लेंस है, एक का इफेक्टिव इंडेक्स n1 है, एक का n2 है, तो इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला यूज होना था, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसके अंदर। हम पहले ही बात कर चुके हैं, इस वाले पेपर में मतलब मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो इसके अंदर भी आपके पास में कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाया था। उसने बोला कि अगर हम इफेक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा चेंज कर दे तो फोकस का इफेक्ट वगैरह वो सब वो चीज़ दिख रहा है। तो इसमें मैथ था आपके पास में, लेंस मेकर फॉर्मूला था। लेंस मेकर फॉर्मूला तो बेसिक चीज़ है, ये सबको पता होता है, बस अगर आप पेशेंस से थोड़ा गणित लगा के आप ये सोल्व कर पाते तो ये वाला सवाल आपको धोखा नहीं देता, जिसमें आपको जवाब मिल जाता। फिर बच्चों अगर आप 11th प्रॉब्लम की बात करें तो हाँ, ये कुछ यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है आपके पास में, और यूनिट एंड डायमेंशन तो सिंपल चीज़ है, तो आप इसको इजी कैटेगरी में डाल सकते थे। बस इसे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल दिया, इसने आपको बोल दिया कि मास और एंगुलर मोमेंटम दोनों डायमेंशन लेस है, और लेंथ की डायमेंशन कुछ एल है, तो बाकी सबका बताना था। थोड़ा सा आप दिमाग लगाते, थोड़ा सा आप प्रोसीड करते, तो ये सवाल आपसे हो जाता। बिल्कुल हलवा तो नहीं बोल सकते आप, ऐसा नहीं कि भाई हर एक बच्चा कर पाएगा, थोड़ी सी क्रिएटिव तो है सवाल आपके पास में, आपको सोचना कि भाई हमने ये चीज़ बदल दी है तो बाकी की यूनिट्स पे क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा। ऐसा सवाल आपको क्लास में करवाया जाता है यूनिट डायमेंशन के अंदर, तो ये सवाल आप कर सकते थे।
12th प्रॉब्लम बच्चों आपके पास में गैल्वेनोमीटर से मीटर बनाना। गैल्वेनोमीटर से मीटर कैसे बनाते हैं, शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हैं, और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना। ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का सवाल था, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का सवाल मतलब बहुत ज़्यादा टफ आता नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था आपके पास में। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मीडियम कैलकुलेशन थी आपके पास में। तो ये सवाल आप अप्रोच कर सकते हो। ये सवाल मुझे लगा कि हाँ भाई ईजी था, इसमें लोग इजीली प्रोसीड कर सकते। थोड़ा सा लास्ट में कैलकुलेशन हल्की सी बनी, पर सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग वाली कैलकुलेशन है, ऐसे नहीं इंटीग्रेशन वगैरह कुछ आ गया, सिंपल कैलकुलेशन है आपके पास में। ये वाला सवाल को आप अप्रोच कर सकते थे। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है ना, और छोटा सा पार्ट है लास्ट में। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो वाला पार्ट अगर आपका वीक है तो आप उसे ढंग से टाइम डिवोट करके जाइए उसके ऊपर। तो सवाल भी आसान रहते हैं, ये उसका बेनिफिट है। पोटेंशियोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना हो गया, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना हो गया, ये सब चीज़ें आपके पास में ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा ढंग से देख के जाइएगा। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपके पास में थे वो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवाल थे। अच्छा, अब न्यूमेरिकल वैल्यू सवाल में अगर आप देखें, सबसे पहले 13th प्रॉब्लम था, तो ये सवाल मुझे इजी लगा। इसमें कुछ नहीं था, आपके पाथ गिवन था, यहाँ पे ऐसे करके कुछ पाथ गिवन था, और आपको पूछा गया भाई वर्क डन कितना होगा। फोर्स गिवन था कुछ F इज इक्वल टू अल्फा वाई आई कैप प्लस 2ax जे कैप। तो कुछ नहीं था, जब एक पाथ पे चल रहे हैं, जैसे इस वाले पाथ पे जब आप चल रहे हैं तो आपका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू फिक्स होगी, और आप उस हिसाब से आप प्रोसीड कर लीजिए। समझ में आ रही है ना। जब आप इस वाले पाथ पर चल रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू फिक्स होगी, तो ये वाली वैल्यू फिक्स होगी, और ये फोर्स वाई डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से वर्क डन नहीं आएगा। सिमिलरली जब यहाँ से यहाँ पे चलेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, और एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया तो इसकी वजह से कोई वर्क डन आना नहीं है, बिकॉज ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, आप नीचे तरफ आ रहे हैं। तो बेसिक सवाल था, और ये सवाल आपसे होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे पेपर के अंदर ऐसे आसान सवाल मिल जाए ये बड़ी बात है। फिर बच्चों अगर आप 14th प्रॉब्लम देखें, तो 14th प्रॉब्लम में क्या किया उसने, आपको एनएलएम और इलास्टिसिटी को, इन सबको दोनों को एक साथ लिंक करके उसने बोला एक ब्लॉक है, लेंथ वेंथ गिवन है, ये वाला एंगल गिवन था 60, ये वाला एंगल 30, तो इसमें आप टेंशन निकाले थे, इसमें टेंशन निकाले, इजीली निकल जाता, आप इसका एफपीडी बनाते तो हो जाता ये। फिर अगर आप उसमें चेंज इन लेंथ बताते तो ये वाला सवाल भी इजी था। देखिए एट द एंड सवाल तो इजी दिखते ही हैं आपके पास में, तो यहाँ पे ये लगातार दो सवाल आपको आसान दिखाई दिए। फिर अगर आप बच्चों बात करें 15th प्रॉब्लम की, तो ये वाला सवाल भी आसान था। अगर आपको ये चीज पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पे ऐसे सोर्स है, तो ये कंसेप्ट आप बताया जाता है, जब दोनों मूव करें तो आप अलोंग द लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट तोड़ लीजिए वेलोसिटी के। ये वाला एंगल थीटा है, ये फाई है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द लाइन ब्रेक कर लीजिए। अगर आप अलोंग द लाइन ब्रेक कर देंगे तो बात बन जाएगी। हम डॉपलर इफेक्ट ऑफ में ये लगा देंगे, दैट इज v, वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया हमारा 330, ऊपर आता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर का ये कंपोनेंट ब्रेक करना है, ये वाला कंपोनेंट अलोंग द लाइन कंपोनेंट ले रहे हैं, तो कितना आएगा वो, दैट इज v नॉट cos फाई। सिमिलरली यहाँ पे आपने लिखा 330 प्लस माइनस यहाँ पे vs cos थीटा, तो कंपोनेंट हमने ब्रेक कर दिया। अब ये पास आ रहा है तो माइनस लिख दिया, ये भी पास आ रहा है तो यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, ये आपका जवाब आ जाता। बीट फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो ये बेसिक कंसेप्ट यूज करके आप इसे कर सकते थे। तो ये वाला सवाल भी आपके इजी में था। मुझे तीनों सवाल ही आपके पास में इजी लगे, इसमें दिक्कत नहीं थी। फिर बच्चों अगर अपने चले 16th प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, जो आपके पास में नेक्स्ट सवाल था वो कैपेसिटर से रिलेटेड था ना वो सवाल, और कैपेसिटर रिलेटेड था। और कैपेसिटर आपको ऐसे बोला गया कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C हैज स्पेसिंग D बिटवीन द टू प्लेट्स, एरिया वगैरह सब गिवन था। अब उसमें एन डाइलेक्ट्रिक्स लेयर लगाई गई, यहाँ पे ऐसे एन डाइलेक्ट्रिक लेयर है ऐसे, और उसकी विड्थ भी गिवन है आपको, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट kmh का गिवन है। तो बच्चों इसमें जो मैथमेटिकल है ये सवाल, इसमें मैथ है, इसमें कंप्लीट मैथ है इस सवाल के अंदर, पर इसको ये विजुअलाइज करना कि भाई साहब किस तरीके डायरेक्ट्रिक रखा हुआ है, उसका डीसी पार्ट कैसे लेंगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग था ये वाला पार्ट, कि यहाँ पे ठीक है इसके कैपेसिटर्स गिवन है। अब हम dx लेंथ में देखेंगे तो कितने आपके पास से प्लेट्स आई, और उस प्लेट की एक की डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उस हिसाब से आप कैसे प्रोसीड करें। जो एलिमेंट लेने वाला पार्ट था उसमें वो डिफिकल्ट था, अगर आप एलिमेंट ले तो आपको दिक्कत नहीं आती, तो पर ये सवाल आपको इसमें डिफिकल्टी कैटेगरी में रहेगा। बिकॉज ये जो सवाल था आपको याद है, आपने ऐसे सवाल किए थे, मतलब एससी में ऐसा सवाल है, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है, इसमें एलिमेंट लेना बताया गया, पर इससे भी थोड़ा डिफरेंट है इसमें एलिमेंट लेना। तो सवाल थोड़ा सा मैथमेटिकल था आपके पास में, और आपके एक एवरेज बच्चे की दिक्कत कर सकता है, और उस एग्जाम प्रेशर में तो फिर भी आपको मतलब लगेगा कि हाँ भाई हवा नहीं लग रही सवाल की। तो यह सवाल आपको डिफिकल्टी कैटेगरी में था। बच्चों अगर अभी हम 17th प्रॉब्लम को अगर हम विजुअलाइज करेंगे, तो 17th प्रॉब्लम आपके पास में कैलोरीमेट्री का सवाल था।
कैलोरीमेट्री का सवाल था, पर थोड़ा सा इसमें जो लैंग्वेज है उसने कई चीज़ें बोली है। अगर आप लैंग्वेज सही ढंग से पढ़ते हैं, सवाल को सही ढंग से पढ़ते हैं और आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे सवाल को, आपको दिक्कत नहीं है। ये एप्लीकेशन वाला पार्ट था, इसके अंदर थी बेसिक चीज़ें, पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। चीज़ों को आपको समझना है, हाँ भाई ये हो रहा है तो ये ऐसे इवेपोरेट, ये बोला गया कि इनिशियली लिक्विड था और इसको कैलोरीमेट्री में डाला गया। इसका टेम्परेचर था वो 110 डिग्री सेल्सियस था आपके पास में। द बॉइलिंग टेम्परेचर लिक्विड का गिवन है वो 80 डिग्री सेल्सियस था, तो ये डिफरेंट कर दिया बॉइलिंग टेम्परेचर आपके पास में। फिर इसने क्या बोला गया कि पहला 5 ग्राम लिक्विड तो था वो कंप्लीटली इवेपोरेट हो गया, मतलब पहला जो 5 ग्राम आपके पास में लिक्विड था उससे आप एनर्जी निकाल लो भाई, कितनी एनर्जी निकली होगी, उसे कोरस्पॉन्डिंग 80 डिग्री तक आ गया होगा ये। फिर उसके बाद बोला गया बाकी लिक्विड को अगर आपने डाला तो फाइनली 50 डिग्री में इक्विलिब्रियम में आ गया। तो आप देख लीजिए इसने कितनी हीट दी, उसने कितनी ली, आप दोनों को बैलेंस कर लीजिए तो आपको इसमें जवाब मिल जाता। ऐसे सवाल आपको क्लास में करवाए जाते हैं, तो हम इस पेपर के हिसाब से इसको इजी में मान सकते हैं। इजी में ऐसे मान सकते हैं बिकॉज यार इतना डिफिकल्ट पेपर था आपके पास में, तो जो सवाल होने लायक थे तो वो तो होने ही होने चाहिए, उसमें ये रिस्क नहीं ले सकते यार बाई चांस मान लो आप कैलोरीमीटर में दिक्कत हो भी कि किस तरीके से कैलोरीमीटर वर्क करता है, वो सब चीजें हम यहाँ पे अभी नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप लास्ट प्रॉब्लम को देखेंगे तो लास्ट प्रॉब्लम आपके पास में ऐसा बताया गया कि यहाँ पे ऐसे एक प्लेनर स्ट्रक्चर थी, उसकी लेंथ गिवन है आपको, यहाँ पे ये लेंथ ऐसे है कुछ L और इसकी विड्थ गिवन है आपको, यहाँ पे ये कुछ विड्थ है आपके पास में W। इफेक्टिव इंडेक्स गिवन है, यहाँ का इफेक्टिव इंडेक्स N1, यहाँ का N2 और ये L है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू विड्थ। एक रे है आपके पास में वो एंटर हो रही है, यहाँ पे ऐसे कोई एक रे है वो एंटर हो रही है और इस थीटा को वेरी करने से ये आपके पास में इसका ऑब्वियसली इसका भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपके पास में होगा वो वेरी करेगा। तो इसने बोला कि कितना मैक्सिमम टाइम ये ले सकता है, हमें यहाँ पे ये चाहिए कि भाई कितना मैक्सिमम टाइम ये ले सकता है। तो अगर आपको मैक्सिमम टाइम चाहिए तो बस आप देख लीजिए भाई साहब कि एक जैसे हमारे स्पेसिफिक एंगल थीटा था तो कुछ 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, तो आपको समझ में आया थीटा की वैल्यू क्या हो ताकि मैक्सिमम टाइम आपके पास लग जाए। तो ये वाला सवाल में मतलब सोचना अच्छा था, इस वजह से ये सवाल आपके पास मीडियम से डिफिकल्टी कैटेगरी में था। ये थोड़ा टाइम ले सकता है आपको, डायरेक्टली आपको हिट नहीं करेगा वैसे क्या करना है। फिर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, अच्छा यार 1 मिनट ट्रैवल करने में इसमें इतना टाइम लग रहा है, थीटा का ये फंक्शन बन रहा है तो थीटा की वैल्यू इतनी की जाए, फिर आप थीटा की उस वैल्यू के लिए आप वहाँ पे जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ठीक है बच्चों, ये था आपके पास में जेई 2019 पेपर 1 का डिस्कशन। देखिए आप पहले पेपर दे चुके हैं तो हमने फटाफट इसको देखा है, हम यहाँ पे सोल्व तो नहीं किया हमने, हम करेंगे भी नहीं यार बिकॉज हम पहले सॉल्यूशन हम देख चुके हैं उसका। तो पेपर अच्छा था बच्चों, जब भी अच्छा पेपर आए तो आपको हिम्मत नहीं आना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ हम बढ़िया बढ़ के आए हैं और जितना मैक्सिमम होगा हम करेंगे। अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो मतलब उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही रहेगा। पर हम क्या होता है, हम एग्जाम में जाके घबरा जाते हैं, हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, उस वजह से हम बढ़िया स्कोर नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।